वो एक विशाल आकार का किला था। आदित्य उस किले के कारागार के अंदर खड़ा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आदित्य की नजर कारागार में बंद एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो अपना सर घुटनों पर रखकर लगातार रोए जा रही थी। आदित्य उस स्त्री की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? उस स्त्री ने अपना चेहरा आदित्य के सामने कर लिया। आदित्य उसका सुंदर चेहरा फटी फटी आंखों से देखने लगा। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। मुझे यहाँ पर एक जादूगर ने कैद कर लिया है। कुछ ही दिनों में वो जादूगर मेरी बलि चढ़ाकर मुझे मार देगा। मुझे यहाँ से ले चलो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद कराऊंगा। तभी आदित्य के कानों में किसी पुरुष की हंसी का स्वर टकराया। अचानक आदित्य की आंख खुल गई। वो सपना देख रहा था। तभी वहाँ पर आदित्य की माँ आ गई। वो आदित्य की ओर देखकर बोली, अरे दोपहर हो गई है और तू अब उठा है? खेत पर नहीं जाना है तुझे? माँ, मुझे आज वही सपना तीसरी बार आया है। एक ही सपना 3 बार नहीं आ सकता माँ। तू और तेरे सपने कभी खत्म नहीं होंगे। अरे सपने तो सपने होते हैं बेटा। अपने सपने के बारे में इतना गहराई से नहीं सोचते। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया और खेतों में जाकर काम करने लगा। मगर उसका दिमाग अभी भी अपने सपने की ओर ही लगा हुआ था। तभी वहाँ पर खेत का मालिक जमींदार, जो कि अच्छी प्रवृत्ति का था, आदित्य से बोला, क्या हुआ आदित्य? ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो आज आराम कर सकते हो, क्योंकि तुम काम यहाँ जरूर कर रहे हो, मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और लगता है। आदित्य अपने सपने के बारे में जमींदार को बताते हुए बोला, मुझे एक ही सपना लगातार तीसरी बार आया है। उस सपने में एक राजकुमारी मुझसे हमेशा यही कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। तुम अपने सपने के बारे में क्या सोचते हो? पता नहीं, मेरे मन के अंदर एक ही आवाज बार बार आती है कि कहीं ना कहीं कोई राजकुमारी किसी जादूगर की कैद में अवश्य है। हो सकता है कि वो मुझसे मदद मांग रही हो। जमींदार आदित्य की बात सुनकर गहराई से सोचते हुए बोला, हमारे गांव में गंगा ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं उसे सपनों के बारे में बहुत ही ज्ञान है। मैंने सुना है कि गंगा ताई के पास राजा महाराजा भी अपने विचित्र सपने लेकर आते रहते हैं। गंगा ताई उनके सपनों का अर्थ निकाल कर उन्हें बताती हैं और वो सभी गंगा ताई की बातों से सहमत होते हैं। तुम्हें एक बार गंगा ताई से जरूर मिलना चाहिए। आप सही कहते हैं। मैं आज शाम ही गंगा ताई से मिलने अवश्य जाऊंगा और अपने इस विचित्र सपने की चर्चा उनसे जरूर करूंगा। आदित्य उसी शाम गंगा ताई से मिलने के लिए पहुंच गया और अपने सपने के बारे में बताता हुआ बोला, गंगा ताई, अब आप ही मुझे बताइए, ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है? गंगा ताई आदित्य की ओर देखकर बोली, तुमने पहली बार सपने को देखा, तब तुम्हें बाकी 2 सपनों से अलग क्या दिखा था? आदित्य सोचते हुए बोला, मुझे जब ये सपना पहली बार दिखाई दिया, तब मुझे एक घना वृक्ष दिखाई दिया था, जिसकी शाखाएं जमीन पर लटक रही थी। अचानक मैंने खुद को एक किले के अंदर राजकुमारी के पास पाया और फिर उसके बाद मुझे लगातार 2 सपने दिखाई दिए। उसमें मैं अपने आप को एक किले के अंदर राजकुमारी के पास ही पाता हूँ। गंगा ताई रहस्यमयी अंदाज में आदित्य की ओर देखकर बोली, सपने हमसे बहुत कुछ कहते हैं। आदित्य, तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं है, बल्कि एक विचित्र सपना है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उस घने वृक्ष में मिलेंगे, जिसकी शाखाएं जमीन तक लटक रही हैं। तुम्हें उस घने वृक्ष को ढूंढना होगा। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत के सितारे पलट जाएं। लेकिन गंगा ताई, मैं उस घने वृक्ष को कैसे ढूंढूंगा? ढूंढना तो पड़ेगा आदित्य। बगैर मेहनत किए हुए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। गंगा ताई की बात सुनकर आदित्य वहाँ से चला गया। और अगले दिन से वो जंगलों की खाक छानने लगा। लगातार 7 दिन जंगलों की खाक छानने के बाद अचानक उसे घने जंगल के बीच वही वृक्ष नजर आया। आदित्य उस वृक्ष को देखकर चौंकते हुए बोला, ये तो वही वृक्ष है जो पहली बार मेरे सपने में आया था।
आदित्य उस वृक्ष के नजदीक पहुंच गया। तभी आदित्य ने देखा कि उस वृक्ष पर पूरब, पश्चिम और उत्तर की दिशा में 3 बड़ी बड़ी डालियां थी। वो डालियां इतनी मोटी थी कि एक व्यक्ति आराम से उस पर चढ़कर जा सकता था। आदित्य उन डालियों को देखकर आश्चर्य से बोला, ये डालियां तो बड़ी ही अजीब हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो कि ये पेड़ की मोटी डालियां नहीं बल्कि किसी नगर में जाने वाला रास्ता हो। एक बार मुझे चढ़कर अवश्य देखना चाहिए। आदित्य उन अलग दिशाओं की ओर जाने वाली तीनों डालियों को देखते हुए गौर से बोला, सबसे पहले मुझे कौन सी दिशा की डाली पर चलना चाहिए? पूरब की ओर जाने वाली डाली से शुरुआत करता हूँ। आदित्य पूरब दिशा की ओर जाने वाली मोटी डाली के ऊपर चढ़ गया। वो उस डाली के कुछ ही दूर चला था। अचानक उसे भयंकर चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अगले ही पल उसने अपने आप को एक नगर में एक तालाब के किनारे मौजूद पाया। आदित्य आश्चर्य से अपने आप से बोला, अजीब बात है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पेड़ के ऊपर पूरब दिशा की ओर जाने वाली डाली पर था। तभी आदित्य ने देखा कि उस तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा था और वहाँ उस नगर के खड़े हुए व्यक्ति उसे बचाने की बजाय उसे डरी हुई नजरों से देख रहे थे। आदित्य एक व्यक्ति के पास जाकर बोला, अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारे नगर का व्यक्ति डूब रहा है और तुम उसे बचाने की बजाय वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे हो। वो व्यक्ति डरे हुए अंदाज में आदित्य से बोला, मूर्ख हो गए हो तुम। अरे इस तालाब के अंदर मगरमच्छ के रूप में एक राक्षस रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तालाब के अंदर जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। तभी आदित्य ने देखा कि तालाब के किनारे एक मोटी नुकीली लकड़ी पड़ी हुई थी। आदित्य ने उस नुकीली लकड़ी को तुरंत उठा लिया और तालाब में कूद गया। तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ आकर आदित्य को घूरने लगा। आदित्य ने तुरंत उस मोटी नुकीली लकड़ी से मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। अगले ही पल मगरमच्छ रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गया। आदित्य उस व्यक्ति को तुरंत तालाब के किनारे ले आया। कुछ ही पलों में वहाँ पर एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। आदित्य की ओर देखकर बोला, मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। मैं इस नगरी का राजा हूँ। लेकिन इस नगर के लोग बता रहे थे कि तालाब के अंदर मगरमच्छ के रूप में एक राक्षस है। नहीं, वो मुझे ही राक्षस समझ रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ एक जादूगर आया था जिसने इस नगरी पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उस जादूगर से मुकाबला किया और उसने अपने जादू की शक्ति से मुझे मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक बात और, कुछ देर पहले मैं जंगल में एक मोटी डाली पर था। अचानक मुझे चक्कर आए और मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। समझ गया, तुम धरती लोक की बात कर रहे हो। तो क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है? नहीं, ये उसी पेड़ पर स्थित एक विचित्र नगरी है। जादूगर का जादू तभी समाप्त हो सकता है कि जब कोई इंसान मगरमच्छ से बिना डरे उस पर हमला करे, यानी मुझ पर। और तुमने वही किया। तुमने मेरे और मेरे नगर के वासियों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं। मगर वो शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम केवल महसूस करोगे। तुम्हें दोबारा उस वृक्ष पर जाना होगा और पश्चिम की डाली पर चलना होगा। उस व्यक्ति ने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य ने दोबारा अपने आप को उसी वृक्ष में पाया। अजीब बात है, कुछ देर पहले जो मैंने देखा था वो सत्य था या सपना था? मुझे अब पश्चिम की ओर जाने वाली डाली पर चलना होगा। आदित्य पश्चिम की ओर जाने वाली डाली पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर के बाद उसे चक्कर आ गए और उसने अपने आप को एक और नगरी में पाया जहाँ पर चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और एक बूढ़ी औरत बैठी हुई रो रही थी। आदित्य उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमारी नगरी का एक राजा राक्षस की कैद में है। वो राक्षस एक शेर की शक्ल में है। जब तक हमारे नगर का राजा आजाद नहीं होगा तब तक हमारे नगर में अंधेरा ही रहेगा। तो क्या इस नगरी में कोई नहीं है जो राक्षस का मुकाबला कर सके? नहीं, शेर के रूप में राक्षस का मुकाबला केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। तो क्या यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते? हालांकि आप तो मनुष्य की तरह ही दिखाई दे रही हैं। मनुष्य तो पृथ्वी लोक पर रहते हैं, हमारी नगरी तो पेड़ की डाली के ऊपर है। मुझे बताइए, आखिर वो राक्षस कहाँ मिलेगा जो कि शेर की शक्ल में है? मैं उसका मुकाबला करूंगा। बूढ़ी औरत आदित्य को एक खंडर के पास ले गई। आदित्य ने देखा कि उस खंडर के अंदर एक व्यक्ति सलाखों के अंदर कैद था और एक शेर बाहर खड़ा हुआ था।
अचानक उस शेर ने आदित्य के ऊपर हमला कर दिया। आदित्य ने शेर को पकड़कर बुरी तरह से खंडर की दीवार पर दे मारा। अचानक वो शेर राक्षस में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर में आग लग गई। अजीब बात है, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि मैंने एक शेर को उठाकर खंडर की दीवार पर दे मारा। अवश्य ही ये शक्ति मुझे उस विचित्र नगरी के राजा ने दी है, जो मुझे दिखाई नहीं दी थी परंतु मैंने महसूस की थी। अचानक उस नगर में रोशनी फैल गई और वो सलाखें गायब हो गई। सलाखों के अंदर मौजूद व्यक्ति तुरंत बाहर आकर खुश होते हुए आदित्य से बोला, मैं इस विचित्र नगरी का राजा हूँ। वर्षों से ये दानव शेर की शक्ल में यहाँ मुझ पर नजर रखे हुए था। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें कुछ शक्तियां दूंगा। वो शक्तियां तुम्हें दिखाई नहीं देंगी परंतु तुम उसे महसूस करोगे। जादूगर से मुकाबला करने के लिए वो शक्तियां तुम्हारे बहुत काम आएंगी। तुम्हें उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए उस वृक्ष के उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। आदित्य इससे पहले उस व्यक्ति से कुछ पूछता, परंतु अचानक उस व्यक्ति की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और आदित्य अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगा। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को फिर से उसी वृक्ष पर पाया। आदित्य तुरंत उत्तर की ओर जाने वाली डाली के ऊपर चलने लगा। अगले ही पल आदित्य को चक्कर आ गए और उसने अपने आप को उसी किले के अंदर मौजूद पाया जिस किले को वो अपने सपने में देखता था। तभी आदित्य के कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज टकराई। आदित्य उस आवाज की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो उन सलाखों के सामने खड़ा हुआ था जहाँ पर एक सुंदर स्त्री रो रही थी। आदित्य को देखकर वो अचानक चुप हो गई। आदित्य उस स्त्री को आश्चर्य से देखने लगा। तुम तो वही हो जिसे मैं अक्सर अपने सपने में देखता हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है। जब मैं छोटी थी तब मेरे महल के राजगुरु ने मुझे एक ऐसी विद्या सिखाई थी जिससे मैं मुसीबत में उस व्यक्ति से मदद मांग सकती हूँ जो व्यक्ति वीर हो और दूसरों की सहायता करने वाला हो। मैं इस विद्या का उपयोग कर रही थी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं ही तुमसे अपनी विद्या के सहारे मदद मांग रही थी। आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है? मैं केशव नगर राज्य के राजा विक्रम की पुत्री हूँ। हमारे राज्य में कुछ वर्षों पहले एक जादूगर आया जो हमारे राज्य के निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहा था। जब ये बात मेरे पिता को पता चली तब उन्होंने जादूगर को अपमानित करके राज्य से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जादूगर बदला लेने के इरादे से मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ पर ले आया। कुछ दिन तक तो मैं यही समझती रही कि मैं धरती लोक में किसी किले में कैद हूँ, परंतु कुछ समय बाद मुझे एहसास हो गया कि ये मेरी दुनिया की नगरी नहीं बल्कि किसी और दुनिया की विचित्र नगरी है जहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक व्यक्ति प्रकट हो गया जो आदित्य को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक जादूगर हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो इंसान हो और इस नगर में इंसान नहीं रहते, तो तुम यहाँ पर कैसे आए? ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं इस सुंदर स्त्री को तुम्हारी कैद से आजाद करवाने आया हूँ। ये सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम शायद मुझे जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली जादूगर हूँ। जरूर तुम उस विचित्र पेड़ के पास से आए होगे और उस विचित्र पेड़ की डाली पर चढ़ गए होगे जिससे तुम यहाँ पर आ गए, मगर तुम नहीं जानते कि उस विचित्र पेड़ पर पूरब और पश्चिम की ओर 2 डालियां और जाती हैं, जहाँ पर 2 और विचित्र नगरी हैं। मैंने उन विचित्र नगरी के लोगों का भी जीना हराम कर रखा है। ये सुनकर आदित्य सब कुछ समझ गया और मुस्कुराते हुए जादूगर से बोला, मैं सबसे पहले पूरब की ओर जाने वाली डाली पर गया था और एक विचित्र नगरी में पहुंच गया। वहां के राजा को तुमने अपनी जादू की शक्ति से मगरमच्छ बना दिया था। मैंने उसे आजाद करवाया और उसने मुझे शक्ति दी। उसके बाद मैं उस घने वृक्ष की पश्चिम की ओर जाने वाली डाली की ओर गया। मैं उस डाली के रास्ते एक विचित्र नगरी में पहुंच गया जहां पर अंधेरा था। उस नगरी के राजा को तुमने अपनी जादू की शक्ति से कैद किया था और अपने साथी राक्षस को एक दानव के रूप में वहां पर बिठा रखा था। मैंने तुम्हारे साथी राक्षस के रूप में शेर को खंडर की दीवार पर पटक दिया और तुम्हारा वो राक्षस जलकर राख हो गया।
उस नगरी के राजा ने भी मुझे शक्ति दी। उसके बाद मैं सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर जादूगर क्रोधित होते हुए बोला, इसका मतलब उन दोनों विचित्र नगर के राजा ये समझते हैं कि वो अपनी शक्ति एक मनुष्य को देकर मुझे खत्म कर सकते हैं। देखो, मैं वहाँ पर इत्तेफाक से पहुँचा था और ना ही मैंने उनसे कोई शक्ति मांगी थी। मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरा सामना तुमसे होगा। मैं तो बस इस सुंदर स्त्री को आजाद कराने की नीयत से और अपने सपने के रहस्य को जानने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ा था। अगर वो दोनों डालियों की वजह से मुझे शक्ति नहीं मिलती, तब भी मैं अपनी वीरता के बल पर तुमसे मुकाबला करता। ये सुनकर जादूगर पूरी तरह से आक्रोशित हो गया। अचानक वो अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। तभी अचानक आदित्य की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी। अगले ही पल जादूगर के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके राख होते ही चंद्रलेखा जिन लोहे की सलाखों के अंदर बंद थी, वो लोहे की सलाखें गायब हो गई और वो आजाद होकर दौड़ती हुई बाहर निकल आई। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ उस विचित्र नगरी के 2 राजा प्रकट हो गए। हमें विश्वास था कि हमारी मदद करने के लिए एक न एक दिन कोई मनुष्य जरूर आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी। दरअसल वो जादूगर बहुत ही महत्वाकांक्षी जादूगर था, जो वृक्ष के ऊपर स्थित विचित्र नगरियों के ऊपर कब्जा करके अपना शासन करना चाहता था। पहले उसने अपनी जादू की शक्ति के जोर पर पेड़ के ऊपर स्थित 2 विचित्र नगरों पर कब्जा करना चाहा, मगर वहां के राजा ने, यानी कि हम दोनों ने इनकार कर दिया और उसके बदले की भावना ने एक राजा को मगरमच्छ में परिवर्तित कर दिया और दूसरे राजा को सलाखों में बंद कर दिया और उस नगर में अंधेरा फैला दिया। तुम जिस किले में खड़े हो वो भी एक विचित्र नगरी है। यहाँ के राजा ने हार मान ली और उस जादूगर ने इस विचित्र नगरी के सारे नागरिकों को मारकर उनकी बलि ले ली, क्योंकि वो अमर होना चाहता था। अगर वो तीनों विचित्र नगर के नागरिकों की बलि लेने में कामयाब हो जाता तो उसके बाद वो अमर होकर पृथ्वी लोक में जाकर तबाही मचा देता, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। अब तुम राजकुमारी चंद्रलेखा को यहाँ से लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया की नगरी नहीं है। अचानक चंद्रलेखा और आदित्य ने अपने आप को उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पाया। आदित्य तुरंत चंद्रलेखा को गंगाताई के पास लेकर पहुंच गया। गंगाताई रहस्यमय अंदाज में आदित्य से बोली, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा सपना बहुत ही विचित्र सपना है। कभी कभी हमारे सपने हमसे बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। आदित्य, अब तुम राजकुमारी चंद्रलेखा को उनके पिता के पास सौंपाओ। आदित्य ने ठीक वैसा ही किया। आदित्य चंद्रलेखा को लेकर राजा विक्रम के पास पहुंच गया। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता को आदित्य की सारी बहादुरी बताने लगी। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो हार मान ली थी। मुझे लगा था मैं अपनी पुत्री को दोबारा जीवन में कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरी पुत्री वापस मिल गई। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा बनाने की घोषणा करता हूँ। आदित्य का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से संपन्न हो गया और